हेलो दोस्तों, वर्ष 2014 का सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र 40 प्रश्न तक हम लोग पहले लेक्चर में कर चुके हैं। दूसरे खंड में हम लोग 41वें प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या पाई जाती है? तो अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो निम्नलिखित स्टेट्स में से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। क्योंकि जनसंख्या भी सर्वाधिक है, इसीलिए अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो भी यहाँ पर सर्वाधिक हो जाती है। ठीक है, तो ये तात्कालीन समय के अनुसार 20.69% जो है अनुसूचित जातियों की जनसंख्या थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सही अवरोही क्रम है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। कुल मिलाकर के पूछ रहा है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो नगरीकरण है यानी कि जो अर्बनाइजेशन है उसका क्या परसेंटेज है, मतलब किस देश में ज़्यादा प्रतिशत अर्बनाइजेशन का है, किस देश में कम प्रतिशत है। तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है: बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन ज़्यादा है। ये पॉइंट पहले से ही क्लियर था मुझे, आपको भी बता दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में नगरीकरण जो है वो ज़्यादा है। तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कौन है? पाकिस्तान के बाद भारत में अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, फिर बांग्लादेश में और अंतिम में श्रीलंका में जो है अर्बनाइजेशन इन चारों में सबसे कम है। अगला प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो हमें बताना है कि कौन सा एक कथन गलत है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, तो सही है कि कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त की है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, तो ये करेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक कारणों पर दी जाती हो, जनसंख्या के हिसाब से उस किसी नगर को नगर निगम की हैसियत दी जाती है। कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, ये भी बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम का गठन किया जाएगा। नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में हो रहा है तो नगर पंचायत है। पालिका परिषद का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाता है, जबकि बड़े नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा। किंतु ऐसे नगरीय क्षेत्र में जिनके द्वारा राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित किया गया है, नगर पालिका गठन नहीं किया जाएगा। यानी कि जिसको औद्योगिक नगर बना दिया गया है वहाँ पर नगर पालिका नहीं आएगी, ऐसा अनुच्छेद 243 कहता है। अगला प्रश्न है 44वां। टी.के. ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी देखिए किसी व्यक्ति का नाम लेता है और उसकी परिभाषा के अनुसार नगरीय परिवारों का अंतर या कोई डेफिनेशन उसके बेस्ड पर पूछता है तो वो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो कहता है टी.के. ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। क्या क्या अंतर बताया है? आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। तो टी.के. ओमेन जो थे उन्होंने सभी के आधार पर, अर्थात आय के साधन यानी किस हिसाब से आप अपनी सैलरी पा रहे हो, आय का क्या सोर्स है आपका, और बदलता हुआ मूल्य का जो प्रतिमान है उसके आधार पर भी नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। दूसरा बताया सत्ता की संरचना के आधार पर भी नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। और तीसरा नगरीय सामाजिक वातावरण और सामाजिक परिस्थिति के आधार पर भी इन्होंने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। तो इस प्रकार तीनों ही प्रश्न के ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारतीय संविधान से 45वां प्रश्न कि भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो कुल जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपको पता भी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर कहता है कि भारत के संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान के मूल कर्तव्यों का समावेश जो है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया था। तो कई बार ये भी पूछता है कि मौलिक कर्तव्य का जो समावेशन किया गया है वो किसकी अनुशंसा पर किया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि अच्छे एक्सपीरियंस के लिए अगर आप लोग चाहें तो 1.5 पर इसको सुन सकते हैं, जिससे आपका समय भी बचेगा और लेक्चर जल्दी खत्म होगा। इस संशोधन के द्वारा भाग 4 का जोड़ा गया था। विधानमंडल में मंत्रिपरिषद की बात आती है कि लोकसभा, राज्यसभा और कुल की बात करते हैं कि यहाँ पर लोकसभा में दिया है 11, लोक लेखा समिति के लिए। ठीक है, लोक लेखा समिति की बात करता है। पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करता है कि कितने सदस्य होते हैं।
लोकसभा से कितने होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं। तो पीएसी में जो है 22 सदस्य होते हैं। इसी से आपका उत्तर आ जाएगा। पीएसी में 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आसान सा प्रश्न है। कहता है लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना है। यानी कि जो भी विनियोग लेखा है, विनियोग मतलब होता है अप्रोप्रिएशन लेखा जो होता है, उसकी बात करता है। तो इसमें समिति में पीएसी में 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा सदस्यों में से होते हैं, जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला जो होता है, उससे चुने जाते हैं। जबकि समिति में राज्यसभा से निर्दिष्ट किए जाते हैं 7 सदस्य, जो कि बाद में जुड़ जाते हैं। समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष होता है, परंतु द्वारा परंपरागत विपक्ष के सदस्य को ही नियुक्त किया जाता है। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो विपक्ष का सदस्य होगा उसी को इसके हेड के रूप में बनाया जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि 22 टोटल मेंबर हैं पीएसी में, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं। ठीक है, काम क्या करता है, तो जो भी अप्रोप्रिएशन बिल है, ठीक है ना, अप्रोप्रिएशन बिल है, उस पे जो है महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन जो होता है, जो मतलब जो वो चेक करके देते हैं, उसको चेक करता है। ठीक है, 15 लोग लोकसभा से होते हैं, जो कि ठीक वैसे ही चुने जाते हैं जैसे राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से और फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए, और 7 सदस्य बाद में ऐड किए जाते हैं राज्यसभा के। ठीक, हेड कौन करता है, तो हेड करता है जो विपक्ष का, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन होगा वो लीड करेगा, या फिर कोई भी मेंबर ऑफ अपोजिशन जो है इसको लीड करेगा। चलिए, केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार यानी कि कम्युनिस्ट सरकार जो है उसका गठन कब किया गया था, तो 57 में ही कर दिया गया था। 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार यानी कि साम्यवादी सरकार का गठन किया गया था, और केरल में ये प्रथम गठन था, और किसी भी स्टेट में भी प्रथम ही गठन था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन 5 अप्रैल 1957 को और अवसान 31 जुलाई 1952 को हुआ था। इस सरकार 62 को हुआ था। इस सरकार में मुख्यमंत्री EMS नंबूदरी-पाद थे। ठीक है, तो व्यक्ति कौन थे, नंबूदरी-पाद जी। बात करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो उनकी टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसको होती है। यानी कि कैग जो देगा उस पर फिर कौन टीका टिप्पणी कर सकता है, तो उस पर टीका टिप्पणी कर सकती है केवल और केवल संसद यानी कि पार्लियामेंट जो होती है, वो कैग के किसी भी कमेंट पर फर्दर टिप्पणी कर सकती है। तो याद रखिएगा कि जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वो 148वें अनुच्छेद में वर्णित है। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति किसको प्राप्त है, तो नया राज्य जो है बस संसद के द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है। अच्छा, नए राज्य को स्थापित करने के लिए जरूरी नहीं है कि राज्य से अनुमति ली जाए। अब ये 2 तरह से हो सकता है। तो आर्टिकल 2 के बारे में जानते हैं और आर्टिकल 3 के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 2 कहता है कि कोई ऐसा स्टेट जो भारत का कभी राज्य है ही नहीं, या भारत का अंग नहीं है, अगर उसको अपने वहाँ मिलाना है तो आर्टिकल 2 का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन कोई राज्य जो कि एग्जिस्टिंग राज्य है यानी कि 28 राज्यों में से या आपके 8 यूनियन टेरिटरीज में से, उसमें अगर किसी की सीमा में नाम में परिवर्तन करना है या नए राज्य का गठन करना है, तो वो आर्टिकल 3 के तहत करते हैं। ठीक है, तो 2 के तहत वो करते हैं जो अपना है ही नहीं, और 3 के तहत वो करते हैं जो अपना है और उसमें आपको परिवर्तन करके नया राज्य गठित करना है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है। तो यहाँ पर कंडीशन होती है कि आप जो है 14 दिन के अंदर अपना जो भी आपको संस्तुति देनी है दे दीजिए, नहीं तो ये माना जाएगा कि धन विधेयक को आपने पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया है। वैसे भी धन विधेयक पर जो मूल अधिकार होता है वो केवल लोकसभा का होता है, राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं होता है, और ये जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ही पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है 51वां कि यदि किसी राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं तो उस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान कितने आरक्षित होंगे। तो याद रखिएगा कि कभी भी 15% के आसपास सीटें जो है आरक्षित की जाती हैं। तो अगर 42 का 15% निकालोगे तो आप देखोगे 15 चौके 60, ठीक है, 15 दूनी 30, 6.3 आ रहा है, तो 7 सीटें जो है वो उनके लिए आरक्षित की जाएंगी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है, यानी कि जो कंटिजेंसी फंड होता है उसकी स्थापना के लिए उत्तरदायी कौन होता है। तो राज्य का जो विधानमंडल है, यानी कि कुल मिलाकर के समझिए कि राज्य के लेवल पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वही
रिस्पॉन्सिबल होगा आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए। ये चीज़ अनुच्छेद 267(2) के अनुसार कही जाती है कि राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए किसी राज्य का विधानमंडल ही उत्तरदायी है, यानी कि वही उसकी स्थापना करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 53वां है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो अगर ये चीज़ भारत का राष्ट्रपति खुद कहता है, चूंकि भारत का राष्ट्रपति जो है वो सारी सर्विसेज का हेड है, तो अगर वो डायरेक्ट करता है कि भाई जो स्टेट पीएससीज हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनकी चीज़ें अब जो है संघ लोक सेवा आयोग देखेगा या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देखेगा, तभी ऐसा केवल हो सकता है। अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो उनके लिए संसद विधि द्वारा ज्वाइंट लोक सेवा आयोग यानी कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को बना सकती है, उसका प्रावधान हो सकता है, किंतु इसके लिए प्रत्येक संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी राज्य का राज्यपाल के अनुरोध पर तथा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य के लिए भी कार्य कर सकती है। तो इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या राज्यपाल अगर अनुरोध करेगा तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था उसमें भारत के राष्ट्रपति दिया हुआ है, यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या राज्यपाल का अनुरोध, तो इसको मानेंगे ऑप्शन डी। अगला है कि भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है। अटॉर्नी जनरल एक स्वतंत्र पद है। स्वतंत्र पद आर्टिकल 76 में वर्णित है। अटॉर्नी जनरल स्वतंत्र पद मतलब कि वो स्वतंत्र केसेस भी देख सकता है और भारत के लिए कहीं भी किसी बड़े केस में रिप्रेजेंट भी कर सकता है इंडिया को। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल के संबंध में क्या बताता है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है कि नियुक्त तो होना चाहिए। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। हाँ बिल्कुल, कि उसके अंदर जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की सारी योग्यताएं होनी चाहिए। उसे संसद के किसी भी एक सदस्य होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, वो किसी भी संसद के सदस्य का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, संसद द्वारा महाभियोग लाकर उसे हटाया जा सकता है, तो ऐसा भी नहीं है, उसे महाभियोग ला करके नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि वो प्रसाद पर्यंत काम करता है। देख लेते हैं कि आर्टिकल 76 में वर्णित भारत सरकार के कानूनी मामलों को परामर्श देने का काम अटॉर्नी जनरल का होता है, जो कि महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति उत्तरदायी है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, यानी कि कहीं भी जहाँ पर लॉ सूट्स होंगे वहाँ पर ये जाएंगे और भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इंडिया के अंदर भी बड़े केसेस में या इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना काम करते हैं, यानी कि उनके प्रसाद पर्यंत अपना काम करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई थी। तो 98-2000 के आसपास लाई गई थी। तो ऑप्शन एक जो है वो सही हो जाएगा कि 1998 और 1999 के आसपास KCC, कई लोग जानते होंगे, किसान क्रेडिट कार्ड जो है योजना लाई गई थी। क्या होता था किसान क्रेडिट कार्ड से, तो नाम ही है, किसान को क्रेडिट देना यानी कि ऋण देने का काम ये करता था। ठीक है, सिंगल विंडो के अधिक अंतर्गत जो है ऋण आवश्यकताओं को पूरा करता था। कहता है कि कौन सी 2 दाल वाली तिलहनी फसल है। 2 दाल वाली तिलहनी फसल, तो जो मूंगफली है, देखिए उसमें 2 दाल होता है। जब मूंगफली को तोड़ेंगे तो इस प्रकार की 2 दाल निकलेगी और इसमें क्या होता है, तेल होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं तिलहनी फसल। ठीक है ना, यानी कि ऑयल सीड होता है, ये होता है। चलिए अगला है कि पीत क्रांति या पीली क्रांति किससे रिलेटेड है। तो तिल उत्पादन से, यानी कि ऑयल प्रोडक्शन से। आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न से पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन मामले में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की थी। कृषि क्षेत्र में इस अनुसंधान और विकास की अगली कड़ी पीली क्रांति है, यानी कि येलो रिवोल्यूशन। इसके तहत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की दृष्टि से उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबंध प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में शुरू किया गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, तिलहन प्रौद्योगिकी। तो ये जो है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में आया था, ये भी याद रखिएगा पॉइंट। अगला है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान कहाँ है। तो ये त्रिची में है। ठीक है, केला अनुसंधान केंद्र या केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, त्रिची, त्रिचुनापल्ली, तमिलनाडु में स्थित है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो मध्य प्रदेश जो है वो पल्सेस के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि यहाँ पर पल्सेस का जो प्रोडक्शन है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है,
अभी हालांकि आगामी वर्षों में गुजरात में भी प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, तो इसको एक बार मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा, परंतु अभी जो है इस प्रश्न के हिसाब से मध्य प्रदेश जो है वो करेक्ट आंसर था। मुद्रा, बैंकिंग व कर प्रणाली, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से संबंधित प्रश्न देखते हैं कि कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन सा है। तो कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक जो है वो यहाँ पर नाबार्ड है। 12 जुलाई 1982 को एक अधिनियम के अंतर्गत कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। यह बैंक कृषि में वृद्धि, लघु एवं कुटीर उद्योगों, गृह एवं ग्रामोद्योग, ग्रामीण कलाओं तक गांव में चलने वाली अन्य संबद्ध आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की व्यवस्था करने हेतु एक सर्वोच्च संस्था है। तो कब स्थापित हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का गठन किया गया था। अगला है कि वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि से भारत को विश्व के व्यापार का मुख्य खिलाड़ी कब तक बनना है। तो ये पुराना डेटा है, इसको छोड़ देते हैं। अगला है कि भारतीय पेटेंट कानून कब से लागू हुआ। तो 1972 से जो है ये ट्रिप्स के अंतर्गत अर्थात विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते के अनुपालन में 1970 का पेटेंट अधिनियम भारत में 20 अप्रैल 1972 से लागू हुआ। तो याद रखिएगा कि 20 अप्रैल 1972 से भारत में पेटेंट अधिनियम या पेटेंट कानून लागू हुआ। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको बोलते हैं SEZ, ये नीति कब से घोषित की गई है। तो ये नीति अप्रैल 2000 से घोषित की गई है। ठीक है। पेटेंट अधिनियम कब से लागू किया गया है? तो 1972 से लागू किया गया है। SEZ कब से घोषित की गई है? तो सन 2000 से घोषित की गई है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र या SEZ किसी देश विशेष के भीतर ऐसे भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें आयात, निर्यात और उत्पाद शुल्क आदि के संबंध में कुछ ऐसी विशेष सुविधाएं तथा रियायतें प्राप्त हैं जो गैर SEZ क्षेत्र के अनुमन्य नहीं है। इनका प्रमुख उद्देश्य निर्यात, उत्प्रेरण तथा संवर्धन है, अर्थात निर्यात को क्या करना है? बूस्ट करना है और उसको इनरिच करना है। सर्वप्रथम निर्यातों में प्रभावी वृद्धि लाने के उद्देश्य से एक पहल करते हुए केंद्र सरकार ने 8 परंपरागत निर्यात संवर्धन परिक्षेत्रों को 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी एग्जिम नीति के अधीन विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में रूपांतरण कर दिया। 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी एग्जिम नीति में चीनी मॉडल का अनुसरण करते हुए विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति लागू की गई। अगला, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थित है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन इसका नाम है। 1 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और स्विट्जरलैंड में इसका कार्यालय है या मुख्यालय है। अगला है कि भारत का कुल माल व्यापार, तो ये पुराना डेटा है, इसे छोड़ देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि 11-12 में बाह्य व्यापार का आंकड़ा पूछा हुआ है, इसे छोड़ देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या कमोडिटी का निर्यात अधिकतम होता है? तो हम लोग जो है वो अभियांत्रिकी माल यानी कि इंजीनियरिंग गुड्स जो है, इंजीनियरिंग गुड्स जो है उसका जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से देख लेंगे कि इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट जो है वो हम लोग ज़्यादा करते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में किसकी सहायता से विश्व में सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफीन। ग्रेफीन क्या है? तो ग्रेफीन जो है ये कार्बन का एलोट्रॉप है यानी कि अपर रूप है। जिस प्रकार बकमिंस्टर फुलरीन होता है, ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब्स होती हैं, लैम्प ब्लैक होता है, उसी प्रकार जो है ग्रेफीन स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है और सिंगल चेन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके साथ ही विश्व का सबसे छोटा प्रकाशिक बल्ब जो है इसकी सहायता से बनाया गया है। इस बल्ब का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है यानी कि अधिक टेम्परेचर भी बियर करता है और नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है इसको। ठीक है। अगला है कि दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला, तो विबग्योर जो है इसमें रेड जो है सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है, तो वायलेट या बैंगनी जो है ये सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होगा। कौन सी राशि जो है सदिश राशि है यानी कि दिशा के साथ है, तो विस्थापन जो होता है वो दिशा के साथ होता है, तो ये एक सदिशी राशि है। भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर दिया गया है, इसका जल में भार कितना होगा? ठीक है। तो चूंकि गुब्बारा जो है उसमें जल भरा गया है, तो जब इसको जल में डालेंगे तो इसका जल में भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
अगर यहाँ पर पहले से गुब्बारे का कुछ भार होता है या किसी वस्तु का कुछ भार होता, ठीक है, और फिर इसको डाला जाता, तब जो है कोई और बात होती। लेकिन यहाँ पर 200 ग्राम जल भरा गया है तो टोटल जो भार आएगा वो 0 आएगा। ऐसा इसलिए होगा कि जल का जल में भार 0 होता है। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है, अर्थात माइक्रो एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गंधक होगा, इसको बोलते हैं सल्फर, ये जो है सूक्ष्म तत्व नहीं है, ठीक है। तो सूक्ष्म और माइक्रो और मैक्रो याद कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा है सूक्ष्म तत्व तो नहीं है, तो बेसिकली जो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो मैक्रो होते हैं, और जो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो माइक्रो होते हैं, ठीक है। जैसे आयरन हो गया स्मॉल लेटर, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन, बोरॉन, ठीक है। ये जो है आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी मात्रा पौधों को सूक्ष्म मात्रा में होती है। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, सही है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ये भी सही है। खाने नमक में सोडियम होता है, लेकिन कपड़े धोने में पोटेशियम नहीं होता है। ये Na2CO3.10H2O एनहाइड्रस अगर लेंगे तो ऐसा होता है, या Na2CO3, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, तो लेब्लांक मेथड या सैल्वे मेथड जो होता है यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे लेब्लांक या सॉल्वे मेथड से वॉशिंग सोडा बनाया जाता है। फलों को पकने में बढ़ावा कौन देता है, तो एथिलीन जो गैस है C2H6, ये फलों को पकने में मदद करती है। 75वां प्रश्न है जंतु विज्ञान से, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं किया जा सकता है, तो विटामिन C जो है वो टॉयलेट के रास्ते निकल जाता है, ठीक है। तो इसको भंडारित नहीं कर सकते हैं, बस इसकी उपयोग के बाद ये तुरंत शरीर से निकल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 जिसका नाम है साइनो कोबैलामिन, यानी कि इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, ठीक है ना। साइनो कोबैलामिन इसका नाम है, और ये जल में घुलनशील विटामिन है। B और C जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, तो B के सारे ही, चाहे B1 हो, B2 हो, B3 हो, B6 हो, B12 हो, कुछ भी हो, वो जल में घुलनशील होता है। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, तो गोल्डन चावल जो है वो विटामिन A का प्रचुरतम स्रोत होता है, यानी कि गोल्डन चावल में विटामिन A पाया जाता है, ठीक है। अगला है कि अफीम प्राप्त किया जाता है, तो बिना पके फल के लेटेक्स से। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, पके फल के लेटेक्स से और बिना पके फल के लेटेक्स से। तो बिना पके फल यानी कि जो कच्चा फल होता है उसके लेटेक्स से। बाराबंकी के आसपास में आप इसकी खेती देख सकते हैं, ऐसे बड़ा सा बीज होता है, ठीक ना, इसी में कहीं चीरा लगा करके इसके जो दूध होता है या लेटेक्स जो होता है, इसको गोंद बोलेंगे, इसी को एकत्रित किया जाता है, ठीक है। एक फल होता है, ऐसे ऐसे फल होता है पेड़ में, ठीक है, इसी के लेटेक्स से जो है प्राप्त किया जाता है। और जब ये पूरी तरह पक जाता है तो ये पोस्ता का दाना बनता है, जो कि हम लोग मसालों में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर आता है कि अफीम के पौधे के दूध, जिसको हेडेक्स कह रहे हैं, उससे सुखाकर बनाया जाता है, जिसके सेवन से मादकता आती है। अफीम में 12% तक मार्फीन पाई जाती है, जिसके प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग कर इसको हीरोइन नामक एक अन्य ड्रग बनाते हैं। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे फल में एक चीरा लगा जैसा है, जिससे दूध निकलता है और निकलकर सूख जाता है, ये लसीला होता है। अगला है एटीएम का तात्पर्य क्या होता है, तो एटीएम मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, जिससे पैसा निकालते हैं। अगला है निम्नलिखित नगरों में से किससे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार के जो भी प्रश्न होते हैं इनको गलत बिल्कुल नहीं करना है। प्रीवियस ईयर के प्रश्न जितने आए होते हैं उसी में से नए प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1980 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता को परिभाषित कैसे किया जाता है, तो किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी जो होती है वही जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था, तो सन 2003 में चेन्नई में भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वो तमिलनाडु में है।
निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जिसको CO बोलते हैं, ये अनबर्न चीज़ों के प्रोडक्शन से आता है। अर्थात अगर कोई चीज़ आधी जली हुई है, जैसे आधी लकड़ी जली हुई है, उसको बुझा रहे हैं, तो उससे निकलने वाली जो गैस होती है उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये अत्यंत जो है डेंजर गैस है, खतरनाक है ही, साथ में स्वादहीन है, रंगहीन है, ठीक ना। और ये का जो हमारा वो होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और ये हीमोग्लोबिन से बहुत तेज जो है रिएक्ट करता है। अगला है जलीय फर्न, जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा है? तो एजोला जो होता है वो जलीय फर्न होता है, जो कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर, और ये एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है। चलिए, अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, आती है, ठीक है, वो कहाँ से आती है? तो वो आती है आपके कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, ठीक है। ऑप्शन ए सही दिया है, यानी कि जल से आती है, ठीक है। ये कहाँ से आती है? तो जल से आती है, यानी कि जल का उपचयन से ऑक्सीजन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड से शर्करा बनती है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था जो कि गलत हो गया, तो इसको गलत नहीं करना है। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है, H2O होती है, उसमें CO2 होता है और साथ में क्लोरोफिल होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो H2O होता है उससे बनती है आपकी ऑक्सीजन, और जो CO2 होता है उससे आपका बनता है शर्करा, यानी कि CHO 612 ठीक है। तो याद रखना है कि जल से ऑक्सीजन आती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो लाल प्रभावकारी होता है, लाल प्रकाश, ठीक है। अगला प्रश्न है 87वां, सूची 1 को 2 से मिलाना है कि कहाँ पर क्या होता है। तो मिर्ज़ापुर दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि मिर्ज़ापुर जो है वो मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले होता है, इलाहाबाद में शीशे वाली बालू होता है, ठीक है। इसी प्रकार सोनभद्र में चूने का पत्थर होता है। तो देख लेते हैं, सोनभद्र में चूने का पत्थर है, ग्लास सैंड है यानी कि शीशे वाली बालू इलाहाबाद में, ललितपुर में तांबा और मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाया जाता है। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, पहले के वर्षों में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता था। गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? तो ऋषि व्यास को गुरु पूर्णिमा समर्पित है, याद रखेंगे। इनका पूरा नाम कृष्णद्वैपायन वेदव्यास है, जो कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को पैदा हुए थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की प्रमुख फसल पाई जाती है? तो बुंदेलखंड का क्षेत्र, यानी कि जो MP से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर जो सोयाबीन की फसल है वो पाई जाती है, और MP में सबसे ज़्यादा सोयाबीन पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हो रही है, यानी कि हो चुकी है वर्तमान में? तो झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, ठीक है। 91वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि 1887 में स्थापित हुआ था, ये सबसे पुराना है। जबकि काशी विश्वविद्यालय 1916, मेरठ विश्वविद्यालय 1965 और लखनऊ 1921 में आया था। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में है। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड जो है कानपुर में स्थित है। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है? तो नोएडा में सॉफ्टवेयर एंड IT उद्योग है, सही है। सीतापुर में प्लाईवुड उद्योग है, ये भी सही है। गोरखपुर में खेलकूद के सामान नहीं है। मेरठ जो है वहाँ पर खेलकूद के सामान पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि मेरठ में जो है खेलकूद के सामान पाए जाते हैं, जबकि वाराणसी में रेशम उद्योग फेमस है। गोरखपुर में इसके इतर टेराकोटा जो है मिट्टी के बर्तन वो फेमस है। अगला है कि सूची उद्योग दिया हुआ है, केंद्र दिया हुआ है, लकड़ी के खिलौने, खेल का सामान, पीतल की मूर्तियाँ। तो पीतल की मूर्तियाँ मुरादाबाद में है, ठीक है। लकड़ी के खिलौने जो है वो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन खेल का सामान जो है मेरठ में पाया जाता है। लकड़ी के खिलौने बरेली में होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार क्या मैच है। तो लकड़ी के खिलौने जो है बरेली नहीं, वाराणसी में है। खेल का सामान मेरठ में है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में है, ठीक है। और दिया सलाई बरेली में है। तो दिया सलाई जो है वो कहाँ पर है? बरेली में।
तो इसके बाद रीजनिंग का पोर्शन है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। तो 2 लेक्चर में कोशिश था कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लगता है कि तीसरा लेक्चर लगेगा, तो रीजनिंग का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ख़त्म कर लेंगे। यहाँ तक लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना रिवीजन करते रहिए। साथ ही में बीपीएससी का जो मैम लेकर के आ रही है सीरीज़, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, उसको ज़रूर दिखे, जिसमें टोटल बीपीएससी में आए हुए टोटल आज तक के लगभग 1500 प्रश्नों को, 10 वर्ष के प्रश्नों को हम लोग उसमें समाहित कर रखे हैं, और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग उसमें कराएंगे। इसके साथ ही अगर पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे शॉर्ट्स देखना ना भूलें। धन्यवाद।